आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। यदि आप घूमने के लिए ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं तो इलाहाबाद जंक्शन के निकट लगभग 500 मीटर पश्चिम की ओर मौजूद है खुसरो बाग। 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैले इस विशाल बाग में 4 मकबरे मौजूद हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर को बाग बागीचों से बहुत अधिक प्रेम था। उनकी पहली पत्नी मानबाई राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1587 में जब उन्होंने खुसरो को जन्म दिया तब उन्हें शाह बेगम की उपाधि दी गई। 1603 में शाह बेगम ने अपने पति जहांगीर और पुत्र खुसरो के बीच राजगद्दी को लेकर बढ़ती कड़वाहट को देखते हुए मानसिक रूप से दुखी होकर इलाहाबाद में ही अफीम की अत्यधिक मात्रा का सेवन करके स्वयं को समाप्त कर लिया। उन्हीं के नाम पर इस कब्र का नाम रखा गया शाह बेगम का मकबरा। 1607 में अकबर के बुरी तरह बीमार पड़ने के बाद जहांगीर को बादशाह घोषित किया गया। खुसरो ने अपने मामा राजा मान सिंह के नेतृत्व में राजगद्दी हासिल करने का प्रयास किया, किंतु जहांगीर द्वारा परास्त किए जाने के बाद उसे अंधा बना दिया गया। अपने भाई शाहजहां की देखरेख में बंदी रहते हुए 1622 में खुसरो की मौत हो गई। उन्हीं के नाम पर इसे खुसरो बाग कहा जाता है। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। 1625 में निसार बेगम ने स्वयं अपने लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया, दोनों मकबरों के ठीक बीचों बीच। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, लेकिन कभी भी समाधि के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इन 3 समाधियों से थोड़ी दूरी पर एक चौथी कब्र मौजूद है, जिसे बीबी तमोलन का मकबरा कहा जाता है। इस पर किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह कब्र फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित है, जो खुसरो की किसी अन्य बहन द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उन्हें यहाँ कभी दफनाया नहीं गया। 2019 के कुंभ में शामिल होने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक सीधे प्रयागराज पहुंच सकें, इसके लिए बमरौली में स्थित एयरपोर्ट को प्रारंभिक रूप से सक्रिय कर दिया गया था। यदि आप हवाई जहाज के माध्यम से प्रयागराज पहुंचते हैं तो निसंदेह आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा। हवाई अड्डे से जब आप सड़क के द्वारा प्रयागराज की तरफ बढ़ते हैं तो दीवारें, पुल, खंभे व इमारतें सब कुछ आपको रंग बिरंगे चित्रों से आमंत्रित करते हुए से प्रतीत होते हैं। फ्लाईओवर के नीचे से जाते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ नवनिर्मित इमारतें दिखाई पड़ती हैं। जैसे ही चौराहे से आप सिविल लाइन की तरफ मुड़ते हैं, वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था की दृढ़ता आपको प्रभावित करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य स्मारक देखकर आपके भीतर रोमांच पैदा होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले यहीं से लिए जाते हैं। इसकी एक बेंच लखनऊ हाई कोर्ट में भी मौजूद है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1866 में सबसे पहले इसे आगरा में स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ आगे जाकर हनुमान मंदिर चौराहे से ही ऑल सेंट कैथेड्रल नामक भव्य विशाल गिरजाघर दिखाई देता है, जिसे आम लोग पत्थर का गिरजा या गिरजा पत्थर के नाम से बुलाते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर विलियम एमरसन ने 1871 में इसे डिजाइन किया था। इन्होंने ही कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का प्रारूप भी बनाया था। इसकी स्थापना विलियम म्यूर एवं उनकी पत्नी एलिजाबेथ हंटली वीम्स द्वारा करवाया गया था। 240 फीट लंबे, 56 फीट चौड़े और लगभग 103 फीट ऊंचे गिरजाघर में 400 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हर वर्ष 1 नवंबर को यहाँ पर ऑल सेंट्स डे का उत्सव मनाया जाता है। सुभाष चौराहे से सरदार पटेल मार्ग की तरफ बढ़ते हुए आप सिविल लाइन की भव्यता देख सकते हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ पर कई सुविधाजनक होटल मौजूद हैं। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पीवीआर, बिग बाजार, ये सभी आधुनिक रूप से विकसित हो रहे प्रयागराज की एक झलक दिखाते हैं। वापस सुभाष चौराहे से महात्मा गांधी रोड की तरफ प्रस्थान करते हुए आप पहुंचते हैं हनुमान निकेतन, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग सफेद हनुमान मंदिर के नाम से बुलाते हैं। इस मंदिर के भीतर 10 शिवलिंग की स्थापना की गई है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर में मुख्य श्रद्धा स्थली है हनुमान जी की प्रतिमा। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह देखा जा सकता है। पास में ही है प्रयागराज का एक और वृहद आकर्षण कंपनी बाग, जिसे अंग्रेजों के समय में अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। 1870 से पहले यह अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी स्मृति में इसका नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। जहां पर उन्होंने पिस्तल की आखिरी गोली से अपना अंत किया था, वहीं पर उनका शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। 1906 में जेम्स डिक्स ने रानी विक्टोरिया की विशाल प्रतिमा इटालियन लाइमस्टोन से बनवाया था, जिसे विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है। वह स्मारक आज भी संरक्षित है, लेकिन उसमें से रानी विक्टोरिया की प्रतिमा को हटा दिया गया है। 1864 में कंपनी बाग के भीतर इलाहाबाद सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे थ्रोन हिल स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें 1,25,000 से भी अधिक पुस्तकें संग्रहित हैं। ब्रिटिश भारत के समय जब इलाहाबाद राजधानी हुआ करता था, तब इस स्मारक को विधानसभा भवन के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। 1921 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की गई। पुरातत्ववेत्ताओं, इतिहासकारों एवं शिक्षाविदों के व्यापक अनुसंधान के लिए यहाँ पर 14,000 ईस्वी पूर्व से 2,000 ईस्वी पूर्व तक की प्राचीन वस्तुएं, पत्थर एवं चित्र आदि संग्रहित किए गए हैं।
यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जो पूर्ण रूप से सूर्य ऊर्जा पर संचालित है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार के पास ही वह पिस्तल जिसे चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं का बलिदान किया था, पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कंपनी बाग में ही स्थित है प्रयाग संगीत समिति एवं मदन मोहन मालवीय स्टेडियम। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। हाथीपार चौराहे से थ्रोन हिल रोड पर आगे बढ़ते हुए कुछ ही समय में आप पहुंच जाते हैं प्रयागराज के सबसे विशाल चतुर्पथ पर बालसन चौराहा, जहां पर मौजूद है भारद्वाज पार्क। भारद्वाज पार्क से फैजाबाद वाली रोड पर कुछ ही दूरी पर स्थित है आनंद भवन संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपए में 19 बीघे का बंगला राजा जय किशन दास से खरीदा था, जिसे बाद में आनंद भवन कहा गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। यहीं पर नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ। नेहरू परिवार ने बाद में एक नए मकान का निर्माण कराया और पुराने आनंद भवन को स्वराज भवन का नाम दे दिया गया। गांधी परिवार जिस नए घर में निवास करने लगा उसे आनंद भवन कहा गया। इस संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं गांधी परिवार के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं के चित्र प्रदर्शनी के रूप में लगाए गए हैं। आनंद भवन के सामने ही बनाया गया है जवाहर तारामंडल, जिसके भीतर अंतरिक्ष एवं तारामंडल के कई चित्र प्रदर्शनी के तौर पर लगाए गए हैं। अलोपी बाग फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए आपको हर खंभे और दीवारों पर नए प्रयागराज की झलकियां दिखाई देती हैं। यह सड़क आपको सीधे वहां ले जाती है जो संपूर्ण प्रयागराज का मुख्य आकर्षण है। इलाहाबाद जंक्शन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना के मिलने से संगम क्षेत्र का निर्माण होता है। हर 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ एवं 6 सालों पर आयोजित अर्ध कुंभ को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। संगम क्षेत्र पर खड़े होकर आप गंगा की तरफ लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल देखते हैं। यह प्रयागराज को झूसी से जोड़ता है, जिसे झूसी पुल या शास्त्री ब्रिज कहा जाता है। दूसरी तरफ यमुना नदी के छोर पर आधुनिक शैली में बना हुआ जो प्रलंबन सेतु यानी झूला पुल आपको दिखाई पड़ता है, उसे नया यमुना पुल, नैनी ब्रिज या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु के नाम से जाना जाता है। संगम क्षेत्र के दूसरी तरफ स्थित है अरेल घाट। यहाँ स्नान, हवन, पूजन आदि के लिए पक्के घाट एवं हवनशाला का निर्माण किया गया है। संगम क्षेत्र से थोड़ा पहले ही स्थित है बड़े हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहीं से आपको अकबर के किले की विशाल दीवार नजर आती है, जिसका विस्तार यमुना नदी के किनारे तक दिखाई पड़ता है। इस किले के अंदर अक्षयवट नामक सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष मौजूद है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वृक्ष उस समय भी अस्तित्व में था जब भगवान श्री राम चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे थे। अक्षयवट से आगे कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद जमीन के नीचे स्थित पातालपुरी मंदिर में पत्थरों की मूर्तियां आपको आश्चर्य से प्रभावित करती हैं। कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते ही 4 तलों वाला स्मारक शंकर विमान मंडपम आदि शंकराचार्य की स्मृति में दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। संगम में प्रवेश करते समय एक सड़क झूसी पुल के नीचे से गंगा नदी के किनारे से होते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आपको ले जाती है नाग वासुकी मंदिर तक। भारत के अलग अलग राज्यों अथवा विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोई भी स्थान आकर्षण का केंद्र तभी बन पाता है जब धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से मानव सभ्यता के विकास एवं बहुत बड़े परिवर्तन का साक्षी रहा हो। इसी कारण प्रयागराज सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष एवं विदेशों से आने वाले सैलानियों के लिए धर्म एवं इतिहास को अनुभव करने का प्रमुख स्थान बन चुका है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। संभव हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें एवं अपने विचारों से अवगत कराने के लिए कमेंट अवश्य करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य का हर वीडियो आप सरलता से देख पाएं। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। धन्यवाद।